नमस्कार साथियों, मेरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट पहला जो है पढ़ चुके हैं। और जितने भी नए साथी होंगे जो चैनल से नहीं जुड़े हैं, ये जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एजुकेशन से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको पल पल में मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए। गणित अधिगम का जो मूल्यांकन है कैसा होना चाहिए? तो निदानात्मक भी होना चाहिए, योगात्मक भी होना चाहिए और रचनात्मक भी होना चाहिए। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है, गणित शिक्षण की विधि जो छोटी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है वह कौन सी है? तो गणित शिक्षण की वह विधि जो छोटी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है वह है प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम क्या है? निम्न में से वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले समस्या आती है, उसके बाद परिकल्पना करते हैं, फिर प्रयोग किया जाता है, फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, निष्कर्ष। अगला प्रश्न दिया है, समांतर श्रेणी का सूत्र समझाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो समांतर श्रेणी का सूत्र समझाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है आगमनात्मक विधि। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है, शिक्षा का बैंकिंग मॉडल किसके लिए अच्छा होता है? तो शिक्षा का बैंकिंग मॉडल ये होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छा होता है। बाकी इससे जो है सृजनात्मक विचार जो है नहीं किया जा सकता, और ज्ञान पर जो है हम लोग समझ भी नहीं बना सकते, लेकिन हम इससे जो है ज्ञान केवल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न दिया है, अध्ययन कक्ष मूल्यांकन सबसे अच्छी विधि किसके लिए है? जो अध्ययन कक्ष होता है उसमें अध्ययन कक्ष मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है बोल रहा है अध्ययन कक्ष मूल्यांकन के लिए। तो अध्ययन कक्ष मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छी विधि है व्याख्यान में से विद्यार्थियों की विषय ग्राह्यता परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। यहाँ पर जो सातवां प्रश्न आया है वो जो है 2019 में आया था, और जो कि ये विलोपित हो गया था, इसीलिए इस प्रश्न को मैं छोड़ देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये बैंकिंग प्रणाली के बारे में था, बैंकिंग मॉडल के बारे में, इसलिए बैंकिंग मॉडल से बहुत क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को उसको जो है अच्छी तरह से जो है उसका स्टडी कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसे संकल्पनात्मक ज्ञान की आवश्यकता है? तो संकल्पनात्मक ज्ञान की आवश्यकता जो है गणित में जो है ये जो है सबसे ज़्यादा ये होता ही है संकल्पनात्मक ज्ञान की आवश्यकता। तो इसका जो देखो यहाँ पर हम देखते हैं, किसी दी गई अवधि में दिए गए राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए भी होता है। औसत से संबंधित जो है समस्याएं को मतलब सॉल्व करने के लिए भी होता है, और दूसरा रेखाओं के बीच का कोण जानने के लिए भी संकल्पनात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, गणित शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो गणित शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है क्लासरूम ऑपरेशंस। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। ये सीजी टेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि मिडिल क्लास के लिए जो है आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी विलोपित हो गया था। देखो एक वाला क्वेश्चन जो है लगातार 2019 और 2021 में आया था। ठीक है, ये भी विलोपित हो गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, बच्चों के दिमाग में विचार बनाने की या अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाने की जो क्षमता होती है, इस क्षमता को सीखने के कौन से मॉडल में स्थान नहीं दिया गया है? ठीक है, विचार में अगर दिमाग में विचार बनाना है और अवधारणा के बीच नए संबंध बनाना है, तो ये जो सीखने का जो मॉडल है केवल एक ही मॉडल है जो दे सकता है, वो है रचनावादी मॉडल। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है रचनावादी मॉडल नहीं मिलता है, बाकी सी, बी और सी में दोनों में दिया है रचनावादी मॉडल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक रचनावादी कक्षा में आकलन के लिए दी गई गतिविधि का जोर किस बात पर होता है? एक रचनावादी कक्षा में जो है आकलन के लिए दी गई गतिविधि का जोर किस बात पर होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, बच्चे को आगे दिए जाने वाले कार्य की पहचान हो पाए, इसीलिए जो है रचनावादी में जो है रचनावादी कक्षा में आकलन की जो गतिविधि है उस पर जोर देते हैं। बाकी देखो, बच्चा एल्गोरिदम का उपयोग कितनी दक्षता से करता है, ये रचनावादी मॉडल में ये जो है इस पर जो है रचनावादी मॉडल का प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चा अन्य छात्रों की तुलना में किस क्रम पर है? ठीक है, तो रचनावादी मॉडल से जो है बच्चे को ये ज्ञान हो जाता है कि आगे आने वाला जो कार्य है उसकी समस्या क्या है, उसका जो है ये पहचान कर पाए। इसीलिए रचनावादी मॉडल से जो है रचनावादी से जो है को जो गतिविधि है गतिविधि के ऊपर जो है जोर देना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इस बैंकिंग मॉडल के लिए सही नहीं है, तो यह विद्यार्थियों को समझ देता है, ये नहीं है। बाकी भी यह विद्यार्थियों को जानकारी देता है, यह विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, यह कौशल विकसित भी करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यह विद्यार्थियों को समझ नहीं देता है। ठीक है, बैंकिंग मॉडल।
अगला प्रश्न है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु प्रक्रियात्मक ज्ञान एवं अवधारणात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। ऐसी प्रक्रिया जो किसी कथन को सभी स्थितियों में सिद्ध करे वो क्या कहलाता है। ऐसी प्रक्रिया जो किसी कथन को सभी स्थितियों में सिद्ध करे वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आगमनिक तर्क। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर है। ये असिस्टेंट टीचर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित कथन में से किसका मतलब रटना होता है। तो रटना जो है क्या होता है, रटना ये यानी कौन सा मॉडल है, बैंकिंग मॉडल है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग में चलते हैं। तो ऑप्शन ने ये दिया है बच्चे द्वारा बड़ों से बार बार कहानियों को दोहराने का ना, ये नहीं है। बच्चे द्वारा किसी जानकारी को मशीनी तरीके से दोहराना, यहाँ ये इसका सही उत्तर होगा। बच्चे द्वारा किसी जानकारी को अलग अलग तरीके से दोहराना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चे द्वारा किसी जानकारी को मशीनी तरीके से दोहराना, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया है नीचे दिए गए सीखने के कौन से मॉडल बच्चों की परस्पर अंतःक्रिया से संबंधित है। तो परस्पर अंतःक्रिया से संबंधित है वो है आपका रचनावादी मॉडल। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है गणित पढ़ाने के संदर्भ में बैंकिंग मॉडल के तहत सही है। बैंकिंग मॉडल के तहत सही है गणित पढ़ाने के संदर्भ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए है। कक्षा में कराए गए सवालों को उन जैसे सवालों को बार बार हल कराएंगे, यानी कि रट्टा मरवाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना क्या कहलाता है। तो सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखा जाता है और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है, वो है संश्लेषण विधि। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। संश्लेषण विधि का मतलब होता है कोई भी मानकर चलो ये छोटा ये कोई मशीन का जो है टुकड़ा है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो यही कहलाता है संश्लेषण विधि, ठीक है। यानी कि पहले ये अलग अलग रहता है तो हम इसको जान लिए रहते हैं, हमको ज्ञात रहता है कि ये क्या है ये कौन सा भाग है कौन सा भाग है, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं यानी कि ज्ञात से अज्ञात हो जाता है, ठीक है। पहले से हमको पता रहता है तो अज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर विश्लेषण विधि कहा जाए तो विश्लेषण विधि में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। टुकड़ों में तोड़ते हैं तो हमको ज्ञात नहीं रहता, फिर उसको तोड़ कर फिर ज्ञात होता है। तोड़ेंगे अलग अलग तोड़ेंगे तभी हमको, इसलिए अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है विश्लेषण विधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है। तो सीखना यानी रटना ये है आपका बैंकिंग मॉडल रटना, ठीक है। बैंकिंग मॉडल है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है। दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, यह होता है प्रत्यक्ष उपपत्ति। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है। किस चरण में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है। तो चरण दर चरण होता है किसमें, प्रोग्रामिंग मॉडल में। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं किन्हीं तीन पूर्णांकों ए बी तथा सी के लिए नियम है ए एच बी, फिर एच दिया है, फिर सी बराबर ए एच फिर कोष्टक बंद बी एच सी कहलाता क्या है। तो यहाँ पर किन्हीं तीन पूर्णांकों का ए बी सी के ये कहलाता है प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रयोगशाला विधि होगा ये, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगशाला विधि। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आया था आपका CG टेट 2014 में आया था, जो कि पेपर 2 यानी कि मिडिल के लिए आया था। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे द्वारा विकसित इनमें से कौन सी क्षमता सीखने के बैंकिंग मॉडल का उदाहरण है। तो बैंकिंग मॉडल का उदाहरण क्या हो सकता है, आप सभी जानते हैं, रट्टा मारना। तो तथ्यों को याद करता है और उन्हें बता पाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित है। प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित है तो ज्ञान को दिमाग में रखना तथा जरूरत पड़ने पर बता पाना, ये तो नहीं है। अब दूसरा देखते हैं सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं तथा सीखने की गति अलग अलग, हाँ ये हो सकता है 2, ठीक है। दूसरा ये सही है, ये प्रोग्रामिंग मॉडल में आएगा। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, ये बिल्कुल नहीं है, रचनावादी में आता है। सीखना टुकड़ों में, हाँ 2 और 4 इसका जो है सही है। ऑप्शन नंबर 2 और ए होगा इसका सही, 2 और 4 जो है प्रोग्रामिंग मॉडल के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देते हैं गणित सीखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है यदि, 1 मिनट, हाँ 2 और 4, गणित सीखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है यदि सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाए, ठीक बिल्कुल सही, ये होगा आपका सही उत्तर। सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाए, इससे जो है गणित सीखने की प्रक्रिया जो है आसान हो सकती है। बाकी अवधारणाएं मूर्त रूप में समझाई जाए, सभी अवधारणाएं, ये तो हो नहीं सकता, सभी को हम मूर्त रूप में नहीं समझा सकते। व्यापक विचारों का विशिष्टीकरण किया जाए, ये भी नहीं है। गणितीय प्रतीकों को कम से कम उपयोग किया जाए, ये भी नहीं है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर।
अगला प्रश्न चलते हैं। मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभवों के आधार पर नतीजों तक पहुंचने वाले तरीकों को कहा जाता है। मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभवों के आधार पर नतीजों तक पहुंचने वाले तरीकों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आगमन तर्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही उत्तर है, आगमन तर्क। अगला प्रश्न दिया है, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस विधि का पालन किया जाना चाहिए? तो प्रत्येक अभाज्य की संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं और प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाए? तो वो आगमनात्मक तर्क का प्रयोग करना चाहिए, उदाहरण से नियम की ओर। ये जो आगमनात्मक तर्क है ये जो है आपका ये प्राथमिक शाला के लिए सबसे बेस्ट होता है। अगला प्रश्न दिया है, दिए गए चित्र में बच्चा सीखने के किस मॉडल का प्रयोग करता है? दिए गए चित्र में एक बच्चा है जो सीखने के लिए किस मॉडल का प्रयोग करता है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 धन 1 दिया है, तो 6 धन 1 बराबर होता है 7। यहाँ 2 और 8 और 2 के बीच में भाग का निशान है, तो 2 चौक 8 और 4 और 3 हो जाएगा 7। यहाँ पर 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। ये जो है एक चरण दर चरण जो है ये प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोग्रामिंग मॉडल, ठीक है। एक क्रम में सिखाया जाता है, भले ही बच्चे के जो अलग अलग बच्चों का जो है गति है वो अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन एक चरण में सिखाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग मॉडल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। ये असिस्टेंट टीचर अच्छा CGP 2012 में पूछा गया, 2011 में आया था क्वेश्चन, ठीक है, CGTET 2011 में। अगला प्रश्न दिया है, कक्षा में बच्चों का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। कक्षा में बच्चों का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की तुलनात्मक प्रवृत्ति की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर है। ये CGTET 2011 में आया था, यहाँ पर 12 लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्यीकरण की ओर बढ़ते जाता है। तो विशिष्ट उदाहरण से लेकर नियम की ओर बढ़ते हैं किसमें? आगमन विधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए होगा, आगमन विधि। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये इसका पूरा जो है नहीं लिखा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, A/B है, सॉरी रुको एक मिनट, A/B -2A दिया है बराबर C/D √2A। यहाँ पर देखो ये हो सकता है क्या, A -2A लिखेंगे और इधर लिखेंगे B, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर इधर ये जो है क्या हो रहा है, एक प्रकार से जुड़ रहा है, ठीक है। ये अलग थलग था, अब ये यहाँ आकर जो है जुड़ गया है, तो एक प्रकार से जुड़ना हो रहा है, यहाँ पर जुड़ रहा है, तो ये संश्लेषण विधि होगा। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए होगा, संश्लेषण विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह खालिस्तान पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह गतिविधियों में शामिल करते हुए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर जो है बल देती है। इसीलिए जो है ये जो है रचनावादी उपागम के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचनाओं के सभी अंशों को एक साथ रखना तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना कहलाता है। पहले ही बता चुका हूँ, ये होगा संश्लेषण विधि। ज्ञात से अज्ञात हो गया, ठीक है, ये किसी भी चीज़ को जोड़ना, ये सब क्या होगा? संश्लेषण विधि। और अलग थलग करना विश्लेषण विधि होगा। यानी कि एक प्रकार से समझो कि कोई भी ये मशीन है, उसको तोड़ना क्या होगा? विश्लेषण विधि। और मशीन को अलग अलग, मशीन उसका जो पार्ट है अलग अलग है, उसको जोड़ देना होगा संश्लेषण विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, यह कौन सी गतिविधि है? यह गतिविधि है ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही उत्तर होगा। ये बहुत लंबा इसका जो उत्तर दिया गया है, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए, ठीक है। इसका जो सही उत्तर क्या दिया है कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि क्या होगा? यानी कि जो शिक्षिका है गणित को दैनिक जीवन से जो है शिक्षिका है जोड़ रही है, ठीक है, विषय के साथ गणितीय जनरल यानी कि पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि जो है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठाने
और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता कर रही है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक गणित शिक्षक की विशेष योग्यता है? निम्न में से कौन सी एक गणित शिक्षक की विशेष योग्यता है? तो गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए शिक्षक के अंदर, गणित कक्षा संचालन की योग्यता होनी चाहिए, और विभिन्न शिक्षण विधियों का जो उनको है ज्ञान होना चाहिए एक शिक्षक को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दिया है, आकलन का निकटतम संबंध किससे होता है? तो आकलन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है, सामान्यीकरण से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ना जाना जाता है। सामान्यीकरण से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ना जाना जाता है वह है विशिष्टीकरण विधि। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, ये कौन सी विधि है? तो वो है आगमन विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पढ़ाने की प्रक्रिया से हटकर सीखने की प्रक्रिया पर जोर देता है। तो जोर देता है बाल केंद्रित शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसी अब 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो संख्यात्मक कौशलों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का जो संकीर्ण उद्देश्य है, जो मेन उद्देश्य है, संख्यात्मक कौशलों का विकास होना। अगला प्रश्न दिया है, गणित शिक्षण विधि कक्षा में यह एक तरीका है। गणित शिक्षण विधि कक्षा में यह एक तरीका है। तो वह है विषय वस्तु के प्रेजेंटेशन का। विषय वस्तु के प्रेजेंटेशन का जो है एक तरीका है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? विद्यार्थी अपने व्यवस्थित ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं अपने को सम्मिलित कर खालिस्तान में। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्म परीक्षण में। विद्यार्थी अपने व्यवस्थित ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं और अपने को शामिल कर किसमें? आत्म परीक्षण में। अगला प्रश्न दिया है, शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार गणित शिक्षण में ज़्यादा जोर क्या समझने पर होना चाहिए? तो मूलभूत सिद्धांत जो है समझने पर होना चाहिए। मूलभूत सिद्धांत समझने पर जोर होना चाहिए शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार। अगला प्रश्न है, गणित गेम एवं पजल्स गणित शिक्षण के उदाहरण हैं खालिस्तान के द्वारा। ये है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए होगा प्लेवे विधि। गणित शिक्षण में कॉलम क्या समझने के लिए उपयोगी है? तो कॉलम जो है समृद्ध वर्गों के वर्ग को और सममिति को समझने के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है, गणितीय शिक्षण अभिक्षमता के लिए आवश्यक है। तो गणितीय शिक्षण के अभिक्षमता के लिए आवश्यक है गणित की मूल संकल्पनाओं की समझ, गणित की भाषा। हाँ, ये इसका सही उत्तर सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा गणित। अगला प्रश्न दिया है, गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए। तो इसको पहले हम देख चुके हैं। गणित का पहचानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही उत्तर है। ये 2 बार जो है रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी छात्र को विभिन्न ज्यामिति समतल आकृतियां देकर सदृश आकृतियों का समूह बनाने के लिए कहा गया। उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। कौन सा क्रम सही है? तो किसी छात्र को विभिन्न ज्यामिति समतल आकृति देकर सदृश आकृतियों का समूह बनाने के लिए कहा गया, उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। तो सबसे पहले स्पष्टीकरण आएगा, स्पष्टीकरण के बाद विश्लेषण, फिर आता है संक्षिप्तीकरण, फिर निगमन। तो 3 4 1 2 होगा। 3 4 1 2 ऑप्शन, हाँ 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सबसे पहले आएगा स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण के बाद आ जाएगा विश्लेषण, विश्लेषण के बाद आएगा संक्षिप्तीकरण, फिर निगमन। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य होता है। तो इसका रचनावादी कक्षा में आकलन का जो उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, सीखने में उनकी मदद करना, वे किस तरह सोच रहे हैं या समझने में शिक्षक जो है मदद करें। ठीक है, या क्या सोच रहे हैं उसको समझने में शिक्षक को मदद करना चाहिए। यानी कि सही उत्तर है 1 2 3। बाकी चौथा तो जो दिया है बच्चों को बताना कि वे क्या नहीं सीख पाए। ठीक है, क्या नहीं सीख पाए उसको हमको नहीं बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1 2 और 3। अगला प्रश्न दिया है, हाँ यहाँ पर तो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है तीसरा है वो जल्द ही आपको जो है कल तक जो है आपको
मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल से जल्दी जुड़ जाए मित्रों। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।